आज हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव के अंदर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल के अंदर सब्जेक्ट कोड 301 और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट कोड 305। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग ऑफ डायक। सबसे पहले ये देखते हैं कि डायक होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। डायक जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, DI प्लस AC। DI स्टैंड फॉर डायोड एंड AC फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट कॉल्ड डायक। इट इज अ बायडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। बायडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच का मतलब क्या है? जो कि दोनों ही दिशा के अंदर कंडक्ट कर सकता है, उसे कहेंगे बायडायरेक्शनल, और ये एक सेमीकंडक्टर स्विच की तरह कार्य करता है। दैट कैन बी टर्न ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो डायक क्या होता है? डायक एक डायोड है जो कि अल्टरनेटिव करंट के लिए यूज में आता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो कि दोनों ही दिशा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कंडक्ट हो सकती है, इसलिए इसका नाम ये बाई डायरेक्शनल स्विचिंग डिवाइस है। ये क्या है? थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है जो कि मोस्टली यूज होता है ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए, या कोई अदर थायरिस्टर है उसके सर्किटरी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। डायक स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इफ द अप्लाइड वोल्टेज गोज बियॉन्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो डायक जो होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है जब उसके ऊपर जो आरोपित वोल्टेज होता है वो उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर डायोड कंडक्ट करता है। यदि उसके ऊपर आरोपित वोल्टेज उस ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो ऐसी परिस्थिति में डायक कंडक्ट नहीं करेगा, वह ऑफ अवस्था में रहेगा, हाई रेजिस्टेंस मोड में रहेगा। अब इसके सिंबल के बारे में जानते हैं। इसका ये डायक क्या होता है? ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसके एक टर्मिनल को हमने नाम दे दिया MT1 टर्मिनल नंबर 1 और दूसरे टर्मिनल को नाम दे दिया MT2। चूँकि ये बाई डायरेक्शनल डायोड है तो ये भी एक डायोड की भांति यहाँ दिखा रखा है। दो डायोड को आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर जोड़ दिया गया है। तो ये जो सिंबल है वो क्या है? डायक का सिंबल है। यहाँ पे किसी प्रकार का इन दो टर्मिनल के अलावा कोई तीसरा टर्मिनल नहीं लगाया गया है। तो यह युक्ति बाई डायरेक्शनल 2 टर्मिनल डिवाइस है। जो मार्केट में जो अवेलेबल है डायक है वो इस फॉर्म में मिलते हैं। ये सामान्यतः डायोड की भांति दिखाई देते हैं और 2 टर्मिनल डिवाइस है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे कि अभी कहा कि इसके 2 टर्मिनल है MT1 और MT2। तो ये डायक होता है, इट कैन डिलीवर करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। ये करंट MT1 से MT2 या MT2 से MT1 की ओर फ्लो कर सकता है। डायक 5 लेयर से मिलकर बना होता है इसका स्ट्रक्चर के अंदर, और जो लेयर क्लोजर टू द टर्मिनल आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर। जो टर्मिनल के पास में जो लेयर होती है
वो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे पी या एन टाइप की लेयर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। When voltage pass to the terminal, the layer with respective polarity to the voltage get activated. जब इसके ऊपर वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो इस टर्मिनल के पास में जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या करता है कि वह उस आरोपित वोल्टेज की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वह चार्ज कैरियर है वो या तो रिपेल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पोलैरिटी हेल्प इन द ऑपरेटिंग डायरेक्ट इन बोथ डायरेक्शन। हम थोड़ा और इसको आगे देखते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में जान देते हैं। यहाँ पे ये जैसे अभी बताया कि 5 टर्मिनल डिवाइस है जिसके अंदर जो ये टर्मिनल के पास में जो रहता है लेयर, ये टर्मिनल के जो पास में लेयर है वो क्या होती है, पी और एन की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी टर्मिनल के पास में जो लेयर है वो पी और एन की कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 1 2 3 4 और ये 5 लेयर है। तो ये 5 लेयर 2 टर्मिनल डिवाइस है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, पहला केस कंसीडर करते हैं, केस नंबर 1। जब MT1 टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू MT2 टर्मिनल। तो MT1 टर्मिनल जब ये अपना एक डायग है, जब इसके ऊपर ये वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो MT1 टर्मिनल को पॉजिटिव बनाया जाता है विद रेस्पेक्ट टू MT2 टर्मिनल के। ऐसी अवस्था के अंदर जो P टाइप का के अंदर जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस दिशा के अंदर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में बढ़ेंगे। तो जब भी यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पी लेयर के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्टेज लगेगा तो ये जिस रेस्पेक्टिव पास वाली जो लेयर से जुड़ी होगी उसके बीच में क्या बना देगा, फॉरवर्ड बायस बना देगा। और ये फॉरवर्ड बायस बनने के कारण से क्या होगा, इसके अंदर से जो धारा है वो आसानी से फ्लो कर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे MT2 पे कौन सा नेगेटिव वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा, इस N3 लेयर के ऊपर क्या है, नेगेटिव वोल्टेज आरोपित करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, जो जंक्शन होगा, ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है N3 और P2 के मध्य फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई होगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई होगा, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे दो जो है जंक्शन बिटवीन P2 एंड N2 एंड बिटवीन P1 एंड N2 एंड P2 और N3, ये दो जंक्शन है, इन दोनों जंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस लगने लगेगा। जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, परंतु इस नेगेटिव वोल्टेज और इस पॉजिटिव वोल्टेज और इस नेगेटिव वोल्टेज के कारण से क्या होगा, ये P2 और N2 ये जो जंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा, जिस कारण से कोई भी धारा इसके अंदर से प्रवाहित नहीं करती है। परंतु जैसे जैसे वोल्टेज है वो बढ़ाते जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली कोई भी डायग होता है उसका ब्रेकिंग वोल्टेज क्या होता है, लगभग 28 वोल्टेज से 35 वोल्टेज के बीच में होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो जब भी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर आरोपित होगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये रिवर्स बायस
जो जंक्शन है ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर ये तीनों ही जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो जाएंगे तो धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन स्विच काम करेगा। यहाँ पे देखते हैं जो MT1 टर्मिनल के पास में जो P1 लेयर थी वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और वो क्या है, कंडक्ट करने लग जाएगी। तो ऐसे में P1 N2 P2 N3 है वो पूरा क्या हो जाएगा, एक फॉरवर्ड बायस चैनल का काम करेगा और इसके कारण से जो धारा है वो क्या होगी, MT1 से MT2 के मध्य बहने लगेगी। अब केस नंबर 2 देखते हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे MT2 टर्मिनल को हमने क्या किया, पॉजिटिव किया है विद रेस्पेक्ट टू MT1 टर्मिनल। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो MT2 टर्मिनल के पास वाली जो लेयर है P2 लेयर, वो क्या हो जाएगी, वो जो जंक्शन बना रहा है P2 और N2 के मध्य, उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। वैसे ही MT1 के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव बायस होगा और इस नेगेटिव बायस के कारण से जो N लेयर है N1 वो क्या करेगी, अपने पास वाली जो लेयर है P1 के साथ में फॉरवर्ड बायस है वो उस जंक्शन को ले जाएगा। तो वो जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी SCR में हो या डायक में हो, जब तक आपके सारे जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस नहीं हो जाते तब तक आपकी क्या हो जाएगी, करंट है वो इसके अंदर से कंडक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक जो जंक्शन है जो कि P1 और N2 के मध्य है वो क्या है, रिवर्स बायस है। तो जब दो फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो कंडीशन है वो मीट नहीं कर रही है और इस कारण से क्या है, करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है। परंतु जब ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जो इसके ऊपर आरोपित वोल्टेज है वो डायक के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 28 वोल्ट से 35 वोल्टेज के बीच में होता है, तो जब वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उस डायक पे अप्लाइड किया जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर वो रिवर्स बायस क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके अंदर से करंट क्या हो जाएगी, फ्लो करने लगेगी। और ये जो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस होने के कारण से जो इसका ओवरऑल डायक का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डायक ऑन स्विच दिखाने लगेगा और करंट इसके अंदर से फ्लो करने लगेगी। तो ये क्या हुआ है, डायक क्या हुआ, ऑफ से ऑन कंडीशन में आ गया। तो ये सारी चीज़ इसमें बता रखी है। अब हम देखते हैं इसको, इसी सारी चीज़ों को VI कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से। VI कैरेक्टरिस्टिक डायक की देखते हैं। डायक की आप देखो, क्योंकि डायक होता है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कंडक्शन जो जोन है वो दोनों ही डायरेक्शन में। पहला तब जब MT1 टर्मिनल के ऊपर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया था, पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था विद रेस्पेक्ट टू MT2। और दूसरा जो जोन है वो क्या है, जब MT2 है उसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है। ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज लगाया यहाँ पे। तो देखो प्रारंभ में क्या हो रहा था कि जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से नीचे, जब ये लिखा हुआ है VBO1, इस वोल्टेज से नीचे वाला जो ये रीजन था इसके ऊपर क्या हो रहा था, रिवर्स बायस, जो रिवर्स बायस था एक जंक्शन, उस कारण से क्या था, ये हायर इम्पीडेंस शो कर रहा था, जिस कारण से इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ देखो कुछ धारा का अंश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो किस कारण से दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस के ऊपर जब भी वोल्टेज हम लगाते हैं तो उसके अंदर से जो धारा है वो क्या हो जाती है, लीकेज करंट फ्लो करने लगता है।
और इस लीकेज करंट जो है वो उसके कारण से यहाँ पे कुछ करंट है उसका दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO1 से बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो रिवर्स बायस जो होता है जंक्शन वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके अंदर से करंट है वो बहने लगती है और उसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये एक कर्व है वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे VBO2 वोल्टेज से जैसे ज़्यादा बढ़ेगा वोल्टेज तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कर्व इस प्रकार से दिखाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मैंने अभी बताया। यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जब आपके करंट है वो MT2 वाला जो पॉजिटिव में हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा तो करंट है वो MT2 से MT1 के अंदर की डायरेक्शन फ्लो करेगी और वैसे ही वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे ये देखते हैं कि डायरेक्ट will be in conducting state until the current reach the particular value called holding current। ये डायक होगा, ये ऑन कंडीशन में तब तक रहेगा जब तक ये होल्डिंग करंट इसके अंदर जो है, जब होल्डिंग करंट की मात्रा से कम करंट उसके अंदर फ्लो करेगी ऐसी परिस्थिति में ही डायक ऑफ होगा। अन्यथा अगर करंट है वो होल्डिंग करंट से अगर ज़्यादा है तो डायरेक्ट हमेशा कंडक्ट कंडीशन में ही रहेगा। इसका जो डायरेक्ट का मैंने अभी बताया ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो अराउंड 30 वोल्ट के आसपास में रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट कैसा है। ठीक है। अब इसकी रेटिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पावर जो कंजप्शन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 150 मिलीवाट है। ठीक है। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 28 से 36 वोल्टेज तक का रहता है। ठीक है। ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 3 वोल्ट दे रखी है। आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। ब्रेक ओवर की जो करंट है वो 50 माइक्रो एम्पियर रहता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये सारी इसकी रेटिंग है। एप्लीकेशन देखते हैं। डायरेक्ट की एप्लीकेशन जो मेन जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये ट्रिगरिंग करने को काम आता है ट्रायक सर्किट को। ट्रायक के ट्रिगरिंग सर्किट के अंदर डायरेक्ट का यूज़ आता है। फिर दूसरा है इसका फेज कंट्रोल सर्किट के अंदर जो कि मोटर स्पीड कंट्रोल करने में प्रयोग करते हैं। लाइट डिमर में और हीट कंट्रोल के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हमने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, डायरेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना और उसके वर्किंग प्रिंसिपल देखा। यहाँ पे ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक है ये भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है।